नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 21 दिसंबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टूरिज्म से संबंधित। बांग्लादेश में क्राइसिस के बाद में हमारे देश में मेडिकल टूरिस्ट आना कम हो गए हैं। दूसरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे 3 फार्म लॉ सरकार ने वापस ले लिए, लेकिन बावजूद इसके एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सरकार लगातार रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही है। फिर सबसे लास्ट में तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे देश में ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लाने से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल मेडिकल टूरिज्म से संबंधित है। लाइव मिनट का ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेस्ट है? देखो, हमारे देश में जो मेडिकल टूरिज्म वाला सेक्टर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है आज के समय में। जैसे देखो, बांग्लादेश में ना शेख हसीना को अपना प्रधानमंत्री पद छोड़कर भागकर इंडिया में आना पड़ा। उसके बाद देखो, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार किया गया, टेम्पल्स को निशाना बनाया गया, टेम्पल्स पे अटैक हुए। और भारत में भी अगरतला में जो बांग्लादेश का डिप्लोमेटिक मिशन है ना, उसके अंदर प्रोटेस्टर घुस गए। तो बांग्लादेश ने इंडिया के अंदर अपना वीज़ा सेंटर क्लोज कर दिया और भारत ने भी बांग्लादेश के अंदर अपना जो वीज़ा सेंटर था उसे बंद कर दिया फिलहाल के लिए। तो बांग्लादेश से टूरिस्ट का आना कम हो गया इलाज करवाने के लिए भारत में। अब देखो, ध्यान देने वाली बात यह है, जो मेडिकल टूरिस्ट भारत में आते हैं ना, उनमें बांग्लादेशियों का नंबर अच्छा खासा है। जैसे यहां पर देखो, जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में जो फॉरेन टूरिस्ट भारत में आए ना, उसमें से देखो बांग्लादेश के टूरिस्ट का कंट्रीब्यूशन 20.77% है। और अगस्त में जब से क्राइसिस स्टार्ट हुए थे बांग्लादेश में, तब से ये जो फिगर है वो ड्रॉप होके 15.59% हो चुका है। ठीक उसी प्रकार से मेडिकल टूरिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल टूरिस्ट में जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में ये है 7.72%। यानी बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए और दूसरे पर्पजेज के लिए भी आते हैं ना। तो टोटल टूरिस्ट जितने आते हैं उनमें मेडिकल टूरिस्ट का कंट्रीब्यूशन है 7.72%, लेकिन ये घट के अब हो चुका है 6.85%। यानी मेडिकल टूरिस्ट की संख्या कम हुई है और यही चिंता की बात है। बांग्लादेश के अलावा मेडिकल टूरिस्ट और कौन से देश से आते हैं? येमेन, इराक, ओमान, मालदीव, सूडान, कीनिया, नाइजीरिया, तंजानिया, म्यांमार। इन देशों से ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट भारत में आते हैं। बट दिक्कत यह है, येमेन, इराक, सूडान, म्यांमार, इन देशों में भी ना हालात खराब हैं। कहीं पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई देश रीजनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, और मालदीव के साथ में इंडिया के रिलेशन अभी उतने अच्छे नहीं हैं। जब से ये मोहम्मद मुइजू राष्ट्रपति बने हैं ना नवंबर 2023 में, तब से लेके अभी तक रिश्ते उतने खास नहीं हैं। शुरू में ज़्यादा खराब थे, लेकिन बाद में ये भारत की यात्रा पर आए और बोला गया कि हाँ, मालदीव अब इंडिया के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता है, लेकिन बेस्ट टर्म्स में रिश्ते अभी हैं ये तो नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिला के पॉइंट देखो ये है, वो देश जहां से ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट भारत में आते हैं ना, वहां पे किसी ना किसी कारणवश से ना सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही है। इस वजह से मेडिकल टूरिस्ट का आना इंडिया में कम हुआ है। इसके बाद थोड़ी जनरल बात राइटर के द्वारा की जाती है। देखो, हमारे देश में ना अपोलो हॉस्पिटल है, फोर्टिस हेल्थ केयर है, मैक्स हेल्थ केयर है, ऐसे और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है और सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, सुपीरियर सर्विसेज हैं, और सबसे बड़ी बात हेल्थ केयर अफोर्डेबल है। जैसे एक बाईपास सर्जरी करवानी है, यूएस में कॉस्ट आएगी $1 लाख, और इंडिया में सेम बाईपास सर्जरी की कॉस्ट आएगी सिर्फ 5%, यानी $5,000। इसके अलावा देखो और बहुत सारी जो दूसरी अल्टरनेटिव इलाज की पद्धतियां हैं ना, जैसे देखो आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग, सिद्धा, ये सारी जो अल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपीज हैं, ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। अभी कुछ समय पहले की ये बात है, किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला, ये दोनों भारत की यात्रा पर आए थे, लेकिन पूरी तरह से इनका जो टूर था वो प्राइवेट टूर था, और ये बेंगलोर के सोक्या इंटरनेशनल होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर में गए। वहाँ पे उन्होंने अल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपीज का लुत्फ उठाया, मतलब इनसे इलाज करवाया। तो इंडिया में देखो पिछले साल यानी 2023 में ना ऑलमोस्ट 60 लाख 6.1 मिलियन मेडिकल टूरिस्ट भारत में आए थे, और
इसी वजह से राइटर बोलते हैं अभी जो मेडिकल टूरिज्म का क्षेत्र है चैलेंजेस फेस कर रहा है ना, तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार 2022 में मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी भी लेके आई थी, नेशनल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। तो इस पॉलिसी को अब थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता है। क्या क्या सजेशंस राइटर देते हैं? राइटर कहते हैं देखो हमारे देश में जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो ज्यादातर लेस डेवलप्ड इकोनॉमी से आते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज से टूरिस्ट हमारे देश में नहीं आते। डेवलप्ड कंट्रीज से तो सिर्फ टोटल जितने मेडिकल टूरिस्ट आते हैं सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज से 1.4% आते हैं। कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इन देशों में ना मेडिकल केयर की ना लंबी लिस्ट है, और जैसा इलाज वहां पे है वैसा ही इंडिया में है। कम से कम जो बेसिक चीजें हैं ना, जैसे बाईपास सर्जरी होगी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो गया, तो ये जो सर्विसेज हैं ये तो देखो सेम स्टैंडर्ड की हैं जैसा डेवलप कंट्रीज में है। वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बट हमारे देश में डेवलप कंट्रीज के लोग नहीं आते इलाज करवाने के लिए। तो इंडिया को ना अपनी मेडिकल टूरिज्म को ना थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, डाइवर्सिफाई हो सके, ताकि मेडिकल टूरिस्ट अभी सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज से या फिर थोड़ा गरीब देशों से हमारे देश में मेडिकल टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, अमीर देशों से नहीं आते। लेकिन इंडिया अपने मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करेगा ना, थोड़ा मार्केटिंग करेगा अच्छे से, तो इन डेवलप कंट्रीज से भी भारत में मेडिकल टूरिस्ट आने लगेंगे। फिर देखो नेक्स्ट जो इशू है वो ई वीजा का है। वैसे तो इंडिया देखो 170 कंट्रीज को ई वीजा ऑफर करता है, लेकिन वो 5 देश जो टॉप 10 मेडिकल टूरिस्ट की लिस्ट में आते हैं, जैसे इराक, येमेन, मालदीव, सूडान, नाइजीरिया, इनको इंडिया ई वीजा नहीं देता। काफी हैरानी की बात है। यही तो लोग सबसे ज्यादा आते हैं मेडिकल टूरिस्ट बन के, लेकिन इन देशों के नागरिकों को इंडिया ई वीजा नहीं देता। और बांग्लादेश के लोगों को भी इंडिया ने ई वीजा अभी हाल ही में देना स्टार्ट किया था, जून 2024 में। तो थोड़ा तो इंडिया और चीजें बेहतर कर सकता है। जिन देशों से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए राह और ज्यादा आसान बनाना, ज्यादा से ज्यादा ई वीजा की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और इस सेक्टर को थोड़ा इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करना, ये काम सरकार को करने चाहिए। फिर राइटर देखो ये भी बोलते हैं बहुत सारे ना अनरजिस्टर्ड एजेंट होते हैं जो हॉस्पिटल के बीच में और पेशेंट के बीच में ना एक ब्रिज का काम करते हैं। देखो अगर ये जो एजेंट्स हैं चीजें आसान बनाते हैं पेशेंट्स के लिए तो अच्छी बात है, बट दिक्कत ये है काफी बार ये जो एजेंट है ना ये बहुत ज्यादा वादा कर देते हैं, धोखा कर लेते हैं पेशेंट्स के साथ में, तो फिर इस इंडस्ट्री की ना रेपुटेशन खराब हो जाती है। फिर वो पेशेंट्स बोलने लगते हैं अरे भारत में मत जाना यार, लूट लिया था मुझे एजेंट अपनी बात पे कायम नहीं रहा, मुझे धोखा दे दिया। कई बार वो ओवर प्रोमिस कर लेते हैं चीज़ों को। तो इस वजह से ये जो एजेंट है ना ये रजिस्टर्ड होने चाहिए, इनका भी बाकायदा रेगुलेशन होना चाहिए, इनकी जो ओवरसाइट है, रेगुलेशन है, वो टाइट होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए मेडिकल टूरिज्म से संबंधित। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। देखो सरकार आपको याद होगा 3 साल पहले फार्म लॉज लेके आई थी, भारी विरोध झेलना पड़ा था किसानों का। किसान सड़कों पर आ गए थे, मतलब बॉर्डर पे ट्रैक्टर वगैरह लेके आ गए थे। तो मजबूरी में फिर सरकार को वो तीनों जो फार्म लॉज थे वो वापस लेने पड़े थे। बट राइटर आज के इस आर्टिकल में बोलते हैं बेशक वो 3 फार्म लॉज सरकार ने वापस लिए, लेकिन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स सरकार अभी भी लाने की कोशिश कर रही है। जैसे देखो एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है एग्रीस्टैक प्रोजेक्ट में क्या है, किसानों की ना फार्मर आईडी बनाई जा रही है। अभी तक देखो 37 लाख जो फार्मर आईडी हैं वो बन चुकी हैं। अब देखो हर एक किसान की आईडी होगी, हर एक किसान परिवार की आईडी होगी, तो फिर सरकार की जो स्कीम्स हैं उनका लाभ देना किसानों को और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है एग्रीस्टैक, इसको आप यूज कीजिएगा आंसर में। इसके अलावा देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एक ड्राफ्ट लेके आई, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये जो ड्राफ्ट है ये इंश्योर करना चाहता है पूरे देश में किसान अपनी फसल को ना बिना बैरियर के बेच सकें। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, यूपी के झांसी का कोई किसान है, अब देखो वो अपनी फसल जो है बेचना चाहता है और उसे ना
जो ई नैम, एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट वाला जो प्लेटफॉर्म है, उस पर दिख रहा है कि ना मध्य प्रदेश का एक पर्सन मेरी फसल के ज़्यादा दाम देने के लिए तैयार है, लेकिन वो बेच नहीं पाता वहाँ पे, उसे मजबूरी में झांसी के आसपास ही अपनी फसल बेचनी पड़ती है। तो ये तो गलत है ना। तो इस ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मकसद यही है, पूरे देश में बैरियर फ्री ट्रेड हो, पूरे देश में किसानों को ना उनकी फसलों के बेस्ट दाम मिले। अभी देखो अलग अलग राज्यों में ना एपीएमसी लॉ है। एपीएमसी लॉ तो वही है जो आपको पता है कि किसानों को मंडी में आके अपनी फसल बेचनी पड़ती है मिडिलमैन के थ्रू, मिडिलमैन अपना कमीशन लेते हैं। तो ये वाला है एपीएमसी लॉ। बट सरकार ना किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस देना चाहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस हों। अब एक ऑप्शन तो जाहिर तौर पे ये ई नैम है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये स्टार्ट तो देखो 8 साल पहले हुआ था। ये सभी मंडीज को डिजिटलाइज करने का एक इनिशिएटिव था। बट अभी देखो सभी मंडीज को इंटीग्रेट किया नहीं है ऑनलाइन यानी डिजिटली इस ई नैम इनिशिएटिव ने। तो पूरी तरह से इसका फायदा अभी किसान नहीं उठा पा रहे हैं। वन नेशन वन मार्केट के गोल अचीव होने से अभी हम काफी दूर हैं। अभी भी देखो जो एग्रीकल्चर मार्केट है ना वो काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। इंटरस्टेट ट्रेड अभी भी काफी ज्यादा कम होता है। अभी भी बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो प्राइवेट ट्रेडर को अपने यहां पे अलाउ करते हैं। जैसे देखो यहां पे डेटा दिया हुआ है, टोटल 7,000 मंडीज हैं, लेकिन देखो सिर्फ 1400 जो मार्केट्स हैं ना 27 स्टेट्स और यूटीज में, वो ई नैम के साथ में इंटीग्रेटेड हुई हैं। और 7,000 में से बाकी तो देखो अभी भी फ्रेगमेंटेड हैं, अभी इंटीग्रेटेड नहीं हुई हैं। और ये जो पॉइंट मैंने बोला ना, अभी सिर्फ कुछ राज्य ऐसे हैं जो प्राइवेट ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अलाउ करते हैं। आप पूछोगे सर ये ई नैम तो चलो समझ में आ गया, पूरे देश की मंडीज को इंटीग्रेट करने से संबंधित इनिशिएटिव है। ये प्राइवेट ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है? प्राइवेट ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मतलब जैसे देखो रिलायंस है या फिर आईटीसी है, ये ना इन्होंने भी अपने अपने प्लेटफॉर्म बना रखे हैं जहां पे जाके किसान डायरेक्टली अपनी फसल बेच सकते हैं बिना किसी मिडलमैन के। तो ये है प्राइवेट ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यहां पे भी किसान अपनी फसल बेच सकते हैं, लेकिन सभी राज्य इन प्राइवेट ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को अलाउ नहीं करते हैं। कुछ ही राज्य अभी अलाउ कर रहे हैं। तो ये जो ड्राफ्ट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने रिलीज किया ना, ये वाला जिसकी हमने बात की, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इस ड्राफ्ट में देखो बोला यही गया है कि किसानों के लिए ना मल्टीपल ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। एक ई नैम हो गया, फिर अलग अलग जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं जैसे रिलायंस, आईटीसी, इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गए। तो जहां किसान को सबसे बेस्ट दाम मिले ना, वहां किसान अपनी फसल बेचे। तो एपीएमसी मार्केट से बियॉन्ड किसानों को जाने की आवश्यकता है। एपीएमसी सिस्टम में तो वही किसान लोकल मंडी में ट्रैक्टर पे अपनी फसल लेके जाएगा और मिडिलमैन के थ्रू बेचेगा। सरकार कहती है उससे इतना फायदा नहीं होता है। वो जो मिडिलमैन है एक कार्टेल बना के रखते हैं और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम देते ही नहीं है। फिर देखो लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, इस बार ना सेंटर स्टेट्स के साथ में मिलकर काम कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। वैसे भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो संविधान के 7वें शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में आता है, एंट्री नंबर 28 है, लिस्ट सेकंड में। इसीलिए इस बार सेंटर जो है वो स्टेट्स के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में रिफॉर्म्स लाने के लिए। जैसे देखो और सेंटर ने क्या क्या किया है, सेंटर ने ना जीएसटी के लिए, जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर्स का ना एक ग्रुप बनाया था। उसी प्रकार से अब ना सेंटर एक ग्रुप बना रहा है, एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग मिनिस्टर्स। ये देखो जैसे जीएसटी जब आ रहा था तो फाइनेंस मिनिस्टर्स का ग्रुप बनाया था ना, उसी प्रकार से अब एक एम्पावर्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म कमेटी बनाई है जिसमें स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग मिनिस्टर्स हैं। तो ये एक एग्जांपल है कैसे सेंटर इस बार स्टेट्स के साथ में मिलकर काम कर रहा है। एक इंडेक्स लॉन्च किया है सेंटर ने, ईज ऑफ डूइंग एग्री ट्रेड इंडेक्स। किस राज्य में एग्री ट्रेड में कितने रिफॉर्म्स आए हैं, एग्री ट्रेड करना कितना आसान है, उसके हिसाब से विभिन्न राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। मकसद इस प्रकार के इंडेक्सेस को लॉन्च करने का यही होता है
कि ना एक हेल्दी कंपटीशन पैदा हो विभिन्न राज्यों के बीच में। ओवरऑल मकसद देखो ये है कि जो स्टेट एपीएमसी एक्ट है ना, उनमें रिफॉर्म लाया जाए। अभी जो प्रोविजन है कि मिडिल मैन के थ्रू सिर्फ किसान अपनी फसल बेच सकते हैं, इससे थोड़ा आगे जाने की आवश्यकता है। और यूनिफाइड नेशनल मार्केट हमें इस्टाब्लिश करनी है। तो इस यूनिफाइड नेशनल मार्केट इस्टाब्लिश करने पे ना विभिन्न राज्यों की कंसेंसस बनाना जरूरी है, सहमति बनाना जरूरी है। इसके अलावा ये जो ड्राफ्ट है ना, जिसको लेके आई यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये अभी कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस की बात नहीं करता है। जो 3 फार्मूलाज में कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे ना। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन स्टेट की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग में ना एक बहुत बड़े पैराडॉक्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। महेश नाम का एक पर्सन है, वो रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है। उसे ना बहुत तरह की परमिशन और लाइसेंस लेने पड़ेंगे, जैसे फायर डिपार्टमेंट से, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से, पोल्यूशन डिपार्टमेंट से, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से। इसके अलावा जीएसटी के लिए अलग से उसे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मतलब हमारे देश में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर घर बनाना है, बहुत तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना होता है। प्रोसेस बहुत कम्बरसम है, कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन देखो पैराडॉक्स ये है, जहां इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को जनता को फॉलो करना होता है, ब्यूरोक्रेट्स यानी पब्लिक सर्वेंट्स हमारे देश में कम हैं। अब कायदे से इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए, इन्फोर्स करवाने के लिए तो पब्लिक सर्वेंट्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार तो देखो राइटर कहते हैं पता भी नहीं होता। इवन जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, एक ड्राइवर जो हर प्रकार के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है, उसको भी कई बार नहीं पता होता कि कौन सी सड़क पर वन वे है। कुछ कुछ नए रूल्स लोकल ट्रैफिक डिपार्टमेंट लेकर आ जाता है, और जिसका खामियाजा इवन ड्यूटीफुल ड्राइवर्स को भी भुगतना पड़ता है। इसके बाद राइटर थोड़ा ना डेटा की सहायता से ये एक्सप्लेन करते हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स हमारे देश में कितने कम हैं। G20 में जितने मेंबर कंट्रीज है ना, पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो सबसे कम सिविल सर्वेंट्स हमारे देश में हैं। आप कंपेयर कर लीजिए इंडोनेशिया और चाइना के साथ। इंडोनेशिया और चाइना में टोटल एम्प्लॉयमेंट में जितनी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ना, मतलब टोटल वहां पे जितने वर्कर्स हैं और उनमें से कितने सरकारी लोग हैं, इंडिया में संख्या आधी है। टोटल एम्प्लॉयमेंट में पब्लिक सेक्टर का शेयर बहुत कम है। और अगर यूके से हम कंपेयर करें तो इंडिया का आंकड़ा 1/3 मिलेगा। अगर यूके में 1 लाख जॉब में से 1000 जॉब सरकारी है ना, तो इंडिया में 1 लाख जॉब्स में से सिर्फ 333 जॉब्स सरकारी हैं। और कंपैरिजन के हिसाब से चाइना और इंडोनेशिया में 1 लाख में से 666 जॉब जो हैं वो सरकारी हैं। अगर इंडिया में 10 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 1600 सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सनल है ना, तो यूएस में 10 लाख लोगों के पीछे 7500 सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। इवन देखो अगर आप दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज से भी कंपेयर करोगे ना, इंडिया में आपको पर कैपिटा कम डॉक्टर मिलेंगे, पर कैपिटा कम टीचर मिलेंगे, पर कैपिटा कम टाउन प्लानर मिलेंगे, पुलिस, जज, फायर फाइटर, इंस्पेक्टर फॉर फूड एंड ड्रग्स एंड रेगुलेटर्स, सबकी संख्या कम है पर कैपिटा के हिसाब से। मतलब जितने होने चाहिए ये सारे लोग उतने हमारे देश में नहीं है। इसी वजह से टैक्स टू जीडीपी भी कम है और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी सरकार कम करती है। मतलब सरकार को जितना खर्चा करना चाहिए जनता के लिए, उसके कंपैरिजन में सरकार कम खर्चा करती है। इसके बाद राइटर इवन कैपेबिलिटी का पॉइंट भी रेज करते हैं। हमारे देश में ना सरकार कई बार छोटी से छोटी सर्विस भी नहीं प्रोवाइड कर पाती, आउटसोर्स कर देती है। मतलब छोटी से छोटी चीज का काम ना प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है कि आप करिए, आप ज्यादा एफिशिएंटली करोगे, हमसे नहीं हो पा रहा है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, पासपोर्ट ऑफिस पहले सरकार संभाला करती थी, लेकिन बहुत करप्शन हुआ करता था, पासपोर्ट मिलने में बहुत समय लग जाता था। आज के समय में टीसीएस संभालती है पासपोर्ट का सारा काम। मतलब लास्ट में पुलिस वेरिफिकेशन तो सरकार ही करती है। कई सारे राज्यों में इवन प्राइमरी हेल्थ का जो काम है ना, वो भी सरकार ने आउटसोर्स कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है। गांव-गांव में प्राइमरी हेल्थ का काम। तो सरकार की जो कैपेबिलिटी है ना, उस पर क्वेश्चन उठते हैं। अब एक डिबेट चलती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो बोलते हैं सरकार ज्यादा खर्च करे
हेल्थ पर, एजुकेशन पर, सोशल सिक्योरिटी पर स्कीम्स ज्यादा चलाए गरीब जनता की भलाई के लिए। लेकिन ना दूसरे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, अरे सरकार स्कीम चलाएगी जनता की भलाई के लिए तो क्या होगा, करप्शन हो जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स पैसे खा जाएंगे, सरकार के पास कैपेबिलिटी नहीं है, ऑलरेडी इतनी सारी स्कीम्स सरकार ने चलाई थी, आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला और स्कीम्स चलाने का फायदा नहीं है। इवन राजीव गांधी भी कह के गए थे 100 रुपए हम भेजते हैं यहां से, बहुत कम पहुंचते हैं जनता के पास में, तो स्कीम्स चलाने का क्या फायदा। ये डिबेट चलती है। कुछ लोग कहते हैं स्कीम्स चलाए सरकार, हेल्थ पे खर्च करे, एजुकेशन पे खर्च करे, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट्स बोलते हैं मत चलाए सरकार, क्योंकि चलाएगी तो करप्शन होगा, कोई आउटकम नहीं निकलेगा। आप देखो कोई भी आंकड़ा देख लीजिए, चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, फार्म की प्रोडक्टिविटी, ट्रैफिक कंडीशन, क्राइम रेट, हर जगह आपको लगेगा कि सरकार बेहतर कर सकती थी, सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अब देखो इस आर्टिकल में ना अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आते हैं। हाल ही में ना एक बुक आई टीवी सोमनाथन और गुलजार नटराजन की, 2 IAS ऑफिसर्स, इन्होंने बुक लिखी स्टेट कैपेबिलिटी इन इंडिया। इस बुक में ये बताते हैं प्रॉब्लम आखिरकार है कहां पे। इंडिया में देखो एक दिक्कत ये है, कई बार कई सारे डिपार्टमेंट्स में ना बहुत ज्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। मतलब सेम ही डिपार्टमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहा है और सेम ही डिपार्टमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहा है। अब देखो सेम डिपार्टमेंट ने पॉलिसी इंप्लीमेंट की, वो क्या करेगा, उसी ने पॉलिसी बनाई है, तो इंप्लीमेंटेशन में अगर प्रॉब्लम भी आएगी ना तो डिपार्टमेंट जनता के सामने बताएगा नहीं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सामने थी, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना भी, इंप्लीमेंट करना भी। तो डिपार्टमेंट की गलतियां कभी जनता के सामने नहीं आएगी, अकाउंटेबिलिटी कभी उस डिपार्टमेंट की फिक्स नहीं होगी। लेकिन आप एक और एग्जांपल देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है यूनियन लेवल पे, अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को लीड कर रहे हैं नितिन गडकरी। मिनिस्ट्रियल लेवल पे डिसाइड हो गया कि ये हाईवे हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली से मुंबई तक का मिनिस्ट्री लेवल पे डिसीजन ले लिया गया, पॉलिसी बना दी गई कि हाईवे बनाना है। उसके बाद काम है अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, इस चीज को इंप्लीमेंट करना, ये हाईवे अच्छे से बनवाना। पॉलिसी अलग लेवल पे बनी, इंप्लीमेंटेशन अलग लेवल पे बना। कोई दिक्कत भी आएगी ना इंप्लीमेंटेशन में तो मिनिस्ट्री जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी कि हमने आपको काम दिया था, आपने क्यों नहीं किया टाइम पे, आपने करप्शन क्यों किया। यह चीज काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले अलग लोग हैं, इंप्लीमेंट करने वाले अलग लोग हैं। इवन दूसरे देशों में भी ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, यूके में, यहां पे पॉलिसी मेकिंग का काम अलग ऑफिसर्स करते हैं, अलग डिपार्टमेंट करता है, और इंप्लीमेंटेशन अलग डिपार्टमेंट के पास में है, अलग ऑफिसर्स के पास में है। इससे क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंस आते हैं। बट हमारे देश में पूरी तरह से यह चीज इंप्लीमेंट नहीं है। इसी वजह से कई बार करप्शन काफी ज्यादा होता है, डिले होता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो भी मिनिस्ट्री छुपा लेती है, क्योंकि उसी की वजह से कॉस्ट इंक्रीज हुई है, वो जनता के सामने लाती नहीं है। अदरवाइज तो देखो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो मिनिस्ट्री पूछेगी ना कि आपने कॉस्ट क्यों इंक्रीज करी। लेकिन अगर सेम डिपार्टमेंट सारे काम करेगा तो वो छुपा लेगा चीजों को, गलतियों को बाहर ही नहीं आने देगा। फिर राइटर एक चीज ये सजेस्ट करते हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है ना, मतलब फ्रंटलाइन वर्कर्स का मतलब वो वर्कर नहीं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जैसे इस केस में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इंप्लीमेंट करते हैं, उनको आप थोड़ी सी पावर दो, उनको आप फाइनेंशियल पावर दो, उनको आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दो, ताकि ये इंप्लीमेंट करने वाले लोग भी प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सकें इनोवेशन के साथ में। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, देखो जो टॉप पॉलिसी मेकर्स है ना, उनके पास में ना लेटेस्ट टेक्नोक्रेटिक स्किल्स नहीं होती। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, देखो जैसे बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनसे संबंधित अब कानून बनाने हैं, तो आपको लगता नहीं कि मिनिस्टर्स, इवन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को भी इन टेक्नोलॉजीज के बारे में ज्यादा नहीं पता होता कि कैसे कानून बनाए जाएं, क्या क्या रिपरकशंस हो सकती हैं। तो सरकार कई बार क्या करती है, सरकार ना कंसल्टेंसी फर्म को हायर करती है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना 500 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी में दे दिए कुछ फर्म्स को, जिनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये सारे नाम हैं, मैकिन्से। इनसे ना सरकार ने राय ली थी, कंसल्ट किया था कि कैसे कानून बनाने चाहिए, कैसे सरकार चलाई जाए। देखो ये चीज तो सच है, आपको पता है इतनी नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए युद्ध हो रहे हैं, तो सरकार को कई बार समझ में नहीं आता कि कैसी पॉलिसी बनाएं, कैसे कानून बनाए जाएं,
उनके पास, उनको अपनी जनता के लिए भी टाइम देना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी टाइम देना है। तो ना राइटर कहते हैं बजाय इसके कि कंसल्टेंसी फर्म से हायर किया जाए टेम्परेरी बेसिस पे, सारे डिपार्टमेंट तो करते भी नहीं होंगे कंसल्टेंसी फर्म से कंसल्ट, हमें ना आवश्यकता है एक्सपर्ट्स की सरकार के अंदर। हमें टेक्नोक्रेट्स की आवश्यकता है। जैसे नंदन नीलंकनी आए, वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेके आए, टेक्नोक्रेट थे। तो ऐसे ही टेक्नोक्रेट्स ना सरकार में काम करने के लिए आते रहने चाहिए, लेटरल एंट्री से मिड लेवल पे आते रहने चाहिए। मिड लेवल पे वो आते रहेंगे, अपना एक्सपीरियंस लेके आएंगे, नई नई चीजों के बारे में अपना तजुर्बा लेके आएंगे, तो बेहतर पॉलिसीज बनेंगी। समझ गए? ये देखो, यही पॉइंट है कि मिड लेवल पे और सीनियर लेवल पे ना आते रहने चाहिए लेटरल एंट्री के थ्रू ऑफिसर्स। और इवन देखो, जो IRS ऑफिसर हैं, इंडियन इकोनॉमी के ऑफिसर्स हैं, अगर इनके अंदर टैलेंट है ना, तो इनको भी मौका मिलना चाहिए बड़े पदों पर काम करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पोस्ट सिर्फ IAS के लिए रिजर्व्ड हो। दूसरी सर्विस के भी कुछ बेहतर ऑफिसर्स हैं, उनके पास टैलेंट है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। फिर राइटर कहते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए IAS ऑफिसर्स को। मिशन कर्मयोगी में यह प्रोविजन भी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अभी तक ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ है मिशन कर्मयोगी का। लास्ट में राइटर कहते हैं, अभी तो है, मतलब कुछ स्लाइड्स और भी हैं, जैसे देखो सेबी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या है? ये रेगुलेटर्स हैं। जैसे सेबी जो है स्टॉक मार्केट को ओवरसाइट करता है, यहां पर भी स्टाफ की संख्या काफी कम है। जैसे यूएस में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए 4500 लोग हैं यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में, बट हमारे देश में सेबी में ना सिर्फ 800 लोग हैं। हमारे देश में RBI में 7000 लोग काम करते हैं, लेकिन यूएसए के सेंट्रल बैंक में ना 22,000 लोग काम करते हैं। अब एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट वाला, देखो वो बॉडीज जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ओवरसाइट करते हैं, जैसे अपना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये डिपार्टमेंट देखता है कि पैसे सही जगह पे खर्च किए गए हैं, नहीं किए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव थे उसको अचीव किया गया, नहीं किया गया है। कई बार ना ये जो ओवरसाइट बॉडीज है ना, जैसे कैग है, ये चीजों को ना अच्छे से ऑडिट नहीं करते। ये ना छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेते हैं, बट कंटेक्स्ट नहीं देखते कि IAS ऑफिसर्स ने या दूसरे सिविल सर्वेंट्स ने किस कंटेक्स्ट में ये डिसीजन लिया है। अब कई बार क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अब मिलिट्री है इंडिया की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, इनको हथियार प्रक्योर करने हैं और जल्दी प्रक्योर करने हैं। पता लग गया प्रोसेस में कि प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, हालांकि यह भी पता लग गया कि करप्शन नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। तो ना इनके पास में अब दो ऑप्शन हैं, या तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है तो फिर दोबारा से सारी प्रोसेस चलाई जाए। ऑलरेडी 3 साल लग गए थे इस प्रोसेस में, लेकिन अब जाके पता लगा प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। तो या तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि फिर से प्रोसेस स्टार्ट की जाए, फिर से 3-4 साल लगेंगे यहां तक आने में। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अभी हथियारों की अर्जेंट आवश्यकता है, तो अभी हथियार परचेज कर लिए जाएं। लेकिन कैग जब ऑडिट करेगी ना, कैग ये चीज नहीं देखेगी कि क्यों डिसीजन लिया गया, हथियारों को क्यों प्रोक्योर किया गया, क्योंकि अर्जेंट आवश्यकता थी। कैग इस चीज को इग्नोर कर देगी, लेकिन इस चीज पे फोकस करेगी कि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। तो पॉइंट यहां पर यही है, ये जो ओवरसाइट वाली बॉडीज है ना, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, CBI है या फिर कैग है, ये कंटेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं कि ब्यूरोक्रेट ने किस कंटेक्स्ट में डिसीजन लिया। कंटेक्स्ट को आप इग्नोर कर दोगे, फिर डिसीजन आपको लगेगा कि सही नहीं था, लेकिन सर्कमस्टांसिस के हिसाब से सिचुएशन देखोगे तो वो डिसीजन आपको सही मिलेगा। तो इस वजह से ना इन बॉडीज के डर से ना ब्यूरोक्रेट्स बहुत बार ना डिसीजन लेते ही नहीं है। इससे सरकार में बहुत नुकसान हो जाता है। उनको लगता है कि यार गलत डिसीजन लेने से क्या फायदा, बाद में जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, हमारे खिलाफ बिना काम की जांच बैठ जाएगी, ऐसा लगेगा कि हमने करप्शन किया है। इसलिए ना ब्यूरोक्रेट्स अच्छे डिसीजन कभी नहीं लेते, वो सिर्फ अपनी स्किन बचाने की कोशिश करते हैं। बस हमारा नाम ना आ जाए, चाहे सरकार को 10,000 करोड़ का नुकसान हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारा नाम नहीं आना चाहिए इस चीज में। इस सोच के साथ ब्यूरोक्रेट्स चलते हैं और सरकार को भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए ना ये जो ओवरसाइट वाली बॉडीज हैं, कैग, CBI, इनको ना एक मौका देना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स को कि आप बताइए किस सर्कमस्टांसिस में, किस कंटेक्स्ट में आपने डिसीजन लिया, क्योंकि कई बार डिसीजन अच्छे होते हैं कंटेक्स्ट को अगर हम कंसीडर करें तो। फिर एक पॉइंट आता है पॉलिटिकल विल वाला। अब बहुत बार क्या होता है,
अब जैसे ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हो गए 60 की एज में, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय होता है रिटायर हो जाता है 58 की एज में, लेकिन कई बार ना सीनियर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, जो रिटायर होने वाले होते हैं, उनको लालच होता है कि यार अभी तो मैं काम कर सकता हूं, मैं सरकार की चापलूसी करता हूं, बदले में सरकार हो सकता है मुझे कोई और असाइनमेंट दे दे। तो इस लालच के चलते बस वो सरकार का कहना मानना स्टार्ट कर देता है, वो अपनी जो ड्यूटी करनी चाहिए वो ड्यूटी कर नहीं करता, बस सरकार की चापलूसी करता रहता है। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। अब इसकी जगह क्या हो सकता है, राइटर कहते हैं रिटायरमेंट एज इंक्रीज कर दो, मेरे हिसाब से 65 कर दो। इससे क्या होगा, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है ना, सरकार की चापलूसी करना छोड़ देंगे। और लास्ट में तो एक एक्सट्रीम पॉइंट राइटर देते हैं, वो कहते हैं अभी ना पब्लिक सेक्टर में ना सैलरीज ज्यादा हैं। लास्ट 2 पे कमीशंस की वजह से पब्लिक सेक्टर में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ज्यादा है। अगर बिल्कुल टॉप लेवल पे अगर हम छोड़ दें, हायरार्की में जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं ना, उनका छोड़ दें, तो बाकी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ज्यादा है सरकारी डिपार्टमेंट में। प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज कम हैं। तो बहुत बार ना ऐसे लोग भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने आ जाते हैं जिनका पर्पज सोशल नहीं है, वो वास्तव में जनता के लिए काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ इसलिए सरकारी जॉब में आए हैं क्योंकि उनका मकसद है कि हाँ यहां पे काम कम है, स्टेबिलिटी है, रिस्क कम है और पैसा ज्यादा है। लेकिन यह कारण बनता है इनएफिशिएंसी का। प्राइवेट सेक्टर अच्छे से काम क्यों कर पाता है, क्योंकि वहां पे ना काम के हिसाब से इंसेंटिव मिलता है, बोनस मिलता है। बट ये चीज पब्लिक डिपार्टमेंट में काम नहीं करती क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सैलरी ज्यादा होती हैं, काम कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ना आप एक काम करो, राइटर एक्सट्रीम सजेशन देते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में ना सैलरी कम कर दो। कम करने का मतलब ये नहीं है कि घटा दो, लेकिन अगला जो पे कमीशन आएगा ना, उसमें आप सैलरी ज्यादा इंक्रीज मत करो। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि सिर्फ अच्छे लोग आए। मतलब अगर सरकार में सैलरी कम मिलेगी ना, तो सिर्फ जिनका मकसद है सरकार में काम करने का, वही लोग सरकार में काम करने के लिए आएंगे, सैलरी की इच्छा से नहीं आएंगे। जिनको सैलरी की इच्छा है वो चले जाएंगे प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। ये सजेशन राइटर देते हैं। सिर्फ सोशली ड्रिवन लोग आने चाहिए सरकार में काम करने के लिए, ना कि स्टेबिलिटी या सैलरी की इच्छा से। यह तभी पॉसिबल होगा जब सरकार में काम करने वाले लोगों की सैलरीज प्राइवेट सेक्टर से कम होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आप बताइए आपके क्या सजेशंस हैं। मतलब राइटर ने जो बहुत सारे पॉइंट्स दिए, क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हो या फिर आपको लगता है कि नहीं बहुत एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। अब लास्ट में देख लेते हैं हमने कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस किए। हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि सरकार देखो 3 फार्मूलाज तो वापस ले गई, लेकिन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सरकार रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही है। एग्री स्टैक प्रोजेक्ट है, हर एक फार्मर की आईडी बन रही है ताकि गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ दिया जा सके। इसके अलावा ई नैम का इनिशिएटिव है, लेकिन ई नैम के इनिशिएटिव में अभी सभी मंडीज़ इंटीग्रेट नहीं हुई हैं। 7000 मंडी हैं, सिर्फ 1400 मंडी इंटीग्रेट हुई हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अभी ई प्राइवेट ट्रेडर को अलाउ करते हैं, जैसे रिलायंस, आईटीसी, चौपाल, ये सब, लेकिन सभी राज्य अभी भी नहीं करते हैं। तो मतलब इंडिया अभी 1 नेशन 1 मार्केट के गोल से काफ़ी दूर है। अभी भी कुछ राज्य एपीएमसी एक्ट पर रिलाई कर रहे हैं, जिसमें मिडिल मैन के थ्रू किसान अपनी फसल बेचता है। ये इनइफेक्टिव है। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल बेचने के लिए ऑप्शंस देने की आवश्यकता है। इस बार सेंटर स्टेट्स के साथ कोलैबोरेशन करके चल रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट लिस्ट में आता है। तो इस वजह से एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है किसानों को ज़्यादा ऑप्शंस देने के लिए, ताकि वो अपनी फसल बेच सकें। एक ईज ऑफ डूइंग एग्री इंडेक्स लॉन्च किया गया है। ये इंडेक्स रैंकिंग देता है विभिन्न राज्यों को, कौन सा राज्य अच्छा काम कर रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के श्रेणी में। तो हेल्दी कंपटीशन पैदा करता है ये इंडेक्स। एक अच्छी चीज़, सरकार कंट्रोवर्शियल प्रोविजन से दूर है। पिछले 3 फार्मूलाज में जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन थे ना, उनको सरकार ने नहीं रखा है ड्राफ्ट में। ये अच्छी चीज़ है। फिर देखो ये मेडिकल टूरिज्म वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया मेडिकल टूरिस्ट हमारे देश में कम आ रहे हैं, क्योंकि ना बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद में सिचुएशन थोड़ी टेंस है, तो इस वजह से वीज़ा सेंटर बंद कर दिया गया है। और बाकी देश भी जहाँ से टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं मेडिकल टूरिस्ट, जैसे यमन, इराक, ओमान, मालदीव, सूडान, कीनिया, नाइजीरिया, तंजानिया, म्यांमार, यहाँ पर भी किसी ना किसी प्रकार का आर्म्ड कन्फ्लिक्ट या फिर दूसरी चीज़ें हैं। इस वजह से मेडिकल टूरिस्ट इंडिया में कम आ रहे हैं। और
3-4 सजेशन जो राइटर मेनली देते हैं वो ये देते हैं, पहले तो देखो डेवलप कंट्री से मेडिकल टूरिस्ट आने चाहिए, सिर्फ डेवलपिंग या गरीब देशों से नहीं आना चाहिए। दूसरा, ई वीज़ा फैसिलिटी इंप्रूव की जाए। टॉप 5 देशों से, टॉप 10 में से 5 देश ऐसे हैं जहां से मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, वहां ई वीज़ा फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, जो कि होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में जो एजेंट वगैरह हैं जो हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, उन एजेंट्स का भी रेगुलेशन टाइट होना चाहिए, ओवरसाइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री की रेपुटेशन खराब ना हो। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। आज आपको देखो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म से संबंधित। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिर मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ मंडे को। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।